यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कुछ आखिरी घंटे बचे। इन आखिरी घंटों में चाहे आप कितनी भी सीरियस स्टूडेंट हो, कितनी भी आपने तैयारी की हो, आपके मन में एक डाउट, एक सवाल तो जरूर गूंजता होगा। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये है कि क्या हमारी तैयारी सफिशिएंट हो चुकी है? क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा? क्या होगा अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा? तो मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एम सिविल सर्विसेज पे, जहां आज मैं इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और एग्जाम के पहले अपने ब्रेन को कैसे रीसेट करना है, कैसे एग्जाम फ्रेंडली ब्रेन के रिजल्टेंट को देना है, इन सब चीजों पे हम आज बात करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो साल भर मेहनत की है उसको सही डायरेक्शन में कंसोलिडेट करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे अपने आप को आप मोटिवेट रख सकते हैं इन आखिरी पलों में, और लास्ट में आपके साथ में साझा करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार आप अपने दिमाग को यानी अपने ब्रेन को एग्जाम के पहले एग्जाम फ्रेंडली यानी रीसेट कर सके, सारी स्ट्रेस दूर कर सके और साथ ही साथ एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। चलिए तो फिर समझते हैं कि हमें D-1 डे यानी कि एक दिन पहले और डी डे पे क्या करना होगा। इसे मैंने दो फेजेस में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो D-1 डे यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले, D-1 डे की हम जब बात करते हैं यानी एग्जाम से एक पहले यानी 23rd ऑफ मई, आज का दिन, तो आपको आज क्या करना होगा? आज आप कुछ नया नहीं पढ़े, ठीक है? नो न्यू मटेरियल, कुछ भी नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? कोई भी न्यू मटेरियल नहीं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रहा होगा, ठीक है, नर्वसनेस होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा, तो आप करिए फैक्ट्स को याद, हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद करिए जो आपने पढ़ा है, ठीक है? नए इंडेक्स, जैसे इंडेक्स हो गया कुछ, इनको पढ़िए, ठीक है? कोई कन्वेंशन हो गया, उनको पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैप्स, लास्ट टाइम पे मैप्स एक बार देखने से क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ही फायदा कर जाता। तो ये सारी चीजें जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो आपने पढ़ रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। कुछ नया देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं देखिए। कोई किताबें आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम के पहले, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, उन्हें आपको आज गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहे से अगर देख सकते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार और पेपर को देख लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा तो उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम के दिन एक एज मिल सके। हो सकता है कि वो आपको बेनिफिट दे ज्यादा स्कोर करने में। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतेगा, शाम होगी, शाम के बाद आप किताबों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने दिमाग को चैनलाइज करिए, ब्रेन को चैनलाइज करिए, उनसे इंस्ट्रक्ट करिए कि अब आपको रिलैक्स करना, ठीक है? कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना। तो रिलैक्सेशन के लिए क्या होता है, कई बार लोग रिलैक्स अकेले में नहीं कर पाते, तो आपको जो भी आपका पसंदीदा चीज है वो आप करिए। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो थोड़ा बहुत कोई मूवी, कोई सीरियल वगैरह देख लीजिए, ठीक है? अगर आपको अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको लगता है कि अगर मैं मूवी देखूंगा तो डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है? कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इससे एंजाइटी लेवल डाउन होता है, स्ट्रेस डाउन होता है, क्योंकि वो मोटिवेटिंग फैक्टर देते हैं, ठीक है? फिर रात में आप जल्दी खाना खा लीजिए और 7 to 8 आवर्स की नींद लीजिए। हालांकि ये कहना आसान है, नींद पूरी होती नहीं है, डर लगा रहता है, पर ट्राई करिए कि 7 to 8 आवर्स की नींद आप ले लें। इससे क्या होगा कि ब्रेन को वर्क करने में आसानी होगी, ठीक है? ब्रेन जब अगले दिन आप एग्जाम में जाएंगे तो ब्रेन बहुत रिलैक्स रहेगा, बहुत साउंड रहेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तो हुआ डी डे की बात। इस दिन ही आप कोशिश करिए, इवनिंग में ही सारे आपके आईडी प्रूफ,
ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है एंड पेन, ये सब आप अपने पास पहले से रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कल अगले दिन एग्जाम वाले दिन ये सारी चीजें ढूंढनी ना पड़े, आपके पास हो पहले से। तो ये हो गया आपका D-1 डे को क्या करना है। अब डी डे की बारी आती है। डी डे में इसे मैं दो हिस्सों में बताऊंगा, ठीक है, इसे दो हिस्सों में समझिए। एक तो एग्जाम बिफोर एग्जाम, बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स एंड इन बिटवीन एग्जाम, ठीक है। और इसका एक और थर्ड है हिस्सा जिसे हम बोलते हैं एग्जाम टाइम, ठीक है। इन बिटवीन एग्जाम यानी कि जो 3 घंटे गैप है उसमें आपको क्या करना है वो यहां पे समझिए। और एग्जाम के पहले क्या करना है, यानी कि आपका अगर 9:30 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 9:30 के पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो सुबह उठिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आज वो दिन है जिस दिन आपने जो भी साल भर में पढ़ाई की है या आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसी को बस रेप्लिकेट करना है, ठीक है। उसमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सबसे 100% क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको सिर्फ अपने हिसाब से क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सही क्वेश्चन तक पहुंचने की जरूरत है। जितना भी सही आंसर हो सके उतना आपको कोशिश करना है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि किसी से नहीं होता है। तो बिफोर एग्जाम आप क्या करिए कि टाइम से पहले अच्छे से नींद लेके उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश फील करिए, ठीक है। दूसरा, अपना जो भी आपका नाश्ता वगैरह है वो आप कर लीजिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट करिए। उसके बाद आप अपने सेंटर के लिए निकल जाइए। सेंटर के लिए आप निकल गए, अराउंड 1 घंटे पहले आप पहुंच गए तो ज्यादा बहुत बेहतर है, पर गेट बंद होने के 30 मिनट्स पहले तो आपको पहुंच ही जाना चाहिए। ठीक है, अब आप पहुंच गए हैं तो वहां उन लोगों से आप दूरी बना के रखिए जो कि आप देखते होंगे इस एग्जाम सेंटर पे XYZ चीजें हमने पढ़ी है, क्या ये पढ़ना जरूरी था, या कोई चीजों पे डिस्कशन करते हैं कि ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। किसी को नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तभी सबको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आया हुआ है। तो आपको उन सब चीजों पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा। आपने जो भी पढ़ा है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो उन लोगों से दूर रहिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, शांत रखिए, अपना सारा एडमिट कार्ड वगैरह मैच कर लीजिए, आपका रूम मैच कर लीजिए और फिर वेट करिए गेट ओपन होने का और अंदर जाके फ्रेश टॉयलेट वगैरह करके पानी वगैरह पी के आप अपने सीट पर जाके बैठ जाइए, ठीक है। ये था एग्जाम के पहले, ठीक है। इन बिटवीन जो 3 घंटे एग्जाम का जो गैप होता है एग्जाम के बीच में, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, तो इस बीच में आपको क्या करना है, आप इस बीच में पुराने पेपर को बिल्कुल मत छूइए। यानी कि आपने पेपर 1 जो आपने दे दिया उसको डिस्कशन मत करिए, आप पेपर 2 के कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिवाइज करिए बेसिकली, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इस तरह की चीजें, वो भी सिर्फ आप आधे 1 घंटे के लिए। बचे 2 घंटे में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर आपके पास ऑप्शन है नैप लेने का यानी सोने का, तो आप थोड़ा बहुत सो लीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए, लंच कर लीजिए, एंड देन आप आधे घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पे आ जाइए गेट बंद होने के, ठीक है। ये तो हुआ एग्जाम के बीच में, यानी इन बिटवीन द एग्जामिनेशन एंड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब जानते हैं एग्जामिनेशन के टाइम हमें क्या करना है। तो आपको पता है कि पेपर 1 आपका जो है कट ऑफ क्लियर करने वाला पेपर है, पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 में आपको क्या करना है कि पेपर 2 में आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर तक पहुंचिए, यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 45 to 50 आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो,
ठीक है, नेट में, नेट की बात कर रहा हूँ ना, नेट मतलब कि आपका मार्क्स जो है अराउंड 90-100 के अप्रॉक्स आना चाहिए। ठीक है, ये सोच के आप उसको अटेम्प्ट करिए, बहुत ज्यादा ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग यानी 67 मार्क्स लाने हैं, उससे ज्यादा आप जितना भी लाएंगे वो काउंट नहीं होगा। तो बस अपने सेफर साइड लेने के लिए आप कोशिश करिए कि आप 50 to 60 क्वेश्चंस करेक्ट नेट में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए मेन क्या है, पेपर 1। पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 1 में आपके सामने जो पेपर आता है, तो इसे मैं आपको समझाता हूं, जो मेरा टेक्निक है। इसमें आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करिए, मतलब आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो 3 हिस्सों में होना चाहिए, अप्रोच 1, अप्रोच 2 एंड अप्रोच 3। देखिए मैं क्या करता हूं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है, जो बेस्ट सूट आपके लिए करे आप वो चुनिए। पर मेरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग जो करते हैं, आप फर्स्ट रीडिंग में पूरे क्वेश्चन मत रीड करिए। क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन रीड करना चालू करते हैं तो इन द बैक ऑफ योर माइंड ऐसा चलता है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और खासकर शुरुआत में अगर वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हो या जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने लगते हैं, तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको डिमोरलाइजिंग लगने लगते हैं, आप उनको सही आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करते हैं। तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि आपको पहले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ ऊपर के क्वेश्चंस का पॉइंटर देखिए, जब क्वेश्चन देखते हैं तो तुरंत आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर इंस्टेंट आपने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये पार्लियामेंट दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर दिख रहा है, प्रेसिडेंट दिख रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड दिख रहा है तो उसको आप पॉलिटी में काउंट करिए। ठीक है, उसके आगे आप पी लिख दीजिए। ऐसे ही हिस्ट्री का दिख रहा होगा, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिख गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिख गया, गांधी जी दिख गए, सुभाष चंद्र बोस दिख गए, भगत सिंह दिख गए, कुछ भी इस तरह का दिखा तो आप वहां पे एच लिख दीजिए। सिर्फ देख के, आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, पूरा रीड अभी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर का पॉइंटर देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो बेसिक ऊपर ऊपर से सरसरी नजरों से आप देखिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजी, इकोनॉमी, ऐसे आप अलग अलग एब्रीवेशन देके इन क्वेश्चंस को के आगे में लिख दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक का है। इससे होगा क्या कि पहले 10 मिनट में आपने ये कर लिया, तो आप, हर इंसान ना सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाता है। हर इंसान, जो जितने एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे टॉपिक्स में 100% एक्यूरेट नहीं होंगे। हो सकता है कोई टॉपिक उनका बहुत अच्छा हो, कोई बहुत खराब हो, तो आपको ही पता होता है एस्पिरेंट को कि मेरा कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है। फॉर इंस्टेंस मैं क्योंकि पॉलिटी पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी सब्जेक्ट्स की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होऊंगा। वैसे आप लोग भी होंगे, आप लोग को भी कोई टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसे किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता होगा, किसी को पॉलिटी, तो वैसे आप प्रेफरेंस दे दीजिए। अब ऐसे में आपको पता है हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के कौन से क्वेश्चंस हैं, तो जिन टॉपिक्स में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले रीड करिए, उनको सॉल्व करिए फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, तो ये जो आपका अप्रोच 2 होगा, अब इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपने फॉर इंस्टेंस मान लिया पॉलिटी के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता था। हो सकता है 12 के 12 सही ना हो, लेकिन तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपने वो टॉपिक चुना है सबसे पहले जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, तो ये आपको मोटिवेशन देगा। फिर आप मान लेते हैं हिस्ट्री आपको अच्छा लगता है, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए थे, आपने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फर्स्ट रीडिंग में। ठीक है, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इन 12, 10 ऐसे आप काउंट करते जाइए, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। इसके बाद आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको 100% याद थे, या जिनको देखते साथ ही आपको लग गया कि यही आंसर होगा, तो उन क्वेश्चन को तुरंत टिक कर लीजिए फर्स्ट रीडिंग में।
ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग में ही आप यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में ही इन सबको आपने मान लेते हैं कि पॉलिटी में आपको 8 क्वेश्चंस ऐसे थे 12 में से जो आपको 100% श्योरिटी था, आपने 8 के 8 को टिक कर लिया। हो सकता है 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 50-50 आते होंगे, तो उनको आप सेकंड रीडिंग के लिए रखिए, और एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको बिल्कुल कोई क्लू नहीं होगा फिलहाल फर्स्ट रीडिंग में। तो आपने पहले रीडिंग में ऐसे क्वेश्चंस जॉट डाउन कर लिया, आपने उन्हें टिक भी कर लिया। अब आप आते हैं रीडिंग 2 पे, यानी अप्रोच 3। अब रीडिंग 2 जब आते हैं तो रीडिंग 2 में 50-50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। आपने 50-50% वाले क्वेश्चंस, यानी कि आपने 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 में से कोई एक सही होगा, ये आपको पता है। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, छोड़िएगा मत, सॉल्व करिएगा। तो मान लेते हैं कि आपने दोनों मिला के देखा कि अराउंड आपको लगता है 80-85 क्वेश्चंस नेट में मेरे सही हो सकते हैं सपोज, तो उस केस में आप अगले क्वेश्चंस को मत बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी मान लेते हैं अगर हो सकता है आपको लगता है कि 80 क्वेश्चंस मैंने यहां से मिला के बना लिया, यानी फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में बना लिया, ठीक है, अप्रोच 3 के थ्रू। इसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो और मैं सॉल्व कर सकता हूं, या फिर मेरे वो सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं हुए जो मुझे कट ऑफ क्लियर करवा सकते हैं, इन दैट केस आप रीडिंग 3 करिए, ठीक है। रीडिंग 3 में आप कोशिश करिए कि जिनके एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिनका एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा हो उनको छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते। तो वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं छूना है, टच ही नहीं करना है, उन्हें छोड़ दीजिए एज इट इज, उसमें बाकायदा आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। जिनका नो क्लू है आपका, उनको क्रॉस कर दीजिए कि इनको हमें सॉल्व नहीं करना। तो ऐसा करते हुए आप जब जाएंगे तब भी आपके पास इन 3 रीडिंग्स के लिए टाइम सफिशिएंट बचेगा। कैसे बताता हूं, आपने 5 से 10 मिनट में पहला रीडिंग कर लिया, अब आपको पता है कि इन क्वेश्चंस को मेरे को पहले देखना है, तो हमने देखा जल्दी जल्दी आपने वो पढ़ लिया। अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स 20 मिनट्स और 10 130, यानी कि अराउंड 90 मिनट्स में आपका फर्स्ट रीडिंग एंड ये आपका जो मार्किंग था वो हो चुका है। ये मैं मैक्सिमम केस में बोल रहा हूँ, मतलब आप आराम से करते हैं तब। अब रीडिंग 2 में हाफ एन आवर बचा है आपके पास, हाफ एन आवर में आप रीडिंग 2 पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कम बचे हैं अब आपके पास, ठीक है। इनमें से बचे 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने, एक रीडिंग तो आपने कर ही रखी है, अब उसमें से आपको सिर्फ उन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो अपना गैस वर्क बना के, ठीक है, इंटेलिजेंट गैस करते हुए आपने इनसे सॉल्व कर लिया, तो इसके बाद आपका सफिशिएंट लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये आपको एक एज दे देगा बाकियों से। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, प्रीलिम्स को अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यही एक द वन है, ठीक है, मतलब द वन अप्रोच है। हाँ, ये वन ऑफ द अप्रोच जरूर है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट भी दे। चलिए, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम के टाइम में, तो वो आपको बेनिफिट देंगे और अच्छा रिजल्ट दे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको आप चाहें तो लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज कर लें। हालांकि कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, अभी भी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपने जो भी पढ़ रखा है साल भर में या जितने भी टाइम आपने रीडिंग की है, उन रीडिंग टाइम में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी लर्निंग आपने किया है, वही सफिशिएंट है, ये मान के चलिए। बस ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको रिवाइज कर लीजिए या एक बार देख लीजिए, अगर क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा। मैं वही टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जो आपने पढ़ा होगा, जो मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स है। हाई यील्ड टॉपिक्स है। सबसे पहले पिलर 1 के थ्रू देखिए, ठीक है, मैं पिलर 1 के थ्रू बता रहा हूं आपको। तो इसमें इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। इकोनॉमी में आप देखिए तो बजट आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बजट के थ्रू आपको स्कीम्स पता चल जाएंगे,
ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडियन ई रूपी हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे तो फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि डिजिटल करेंसी हो गई, ठीक है, डिजिटल यूपीआई हो गया, तो ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ठीक है, इन्फ्लेशन, इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चंस कई बार रिपीटेटिवली इन टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन हो गया, और इसके अलावा आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ के जाइए। पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको? इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन हुआ है, कुछ नए रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बेसिकली इलेक्शन का प्रोसीजर ये देखिएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री देखिएगा, फंडामेंटल राइट देखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 इस साल इंपॉर्टेंट था। राइट टू डाई में फर्स्ट पैसिव यूथेनेशिया मिला है इस बार, ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया का यूज हुआ है इस बार पहली बार, तो इसलिए आ सकता है क्वेश्चन आर्टिकल 21। इसके अलावा आपको पॉलिटी में मैंने देख लिया पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इलेक्शंस हो गया, और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये है आपका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जैसे 106, 105, इन सब चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है, बेसिकली ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा तो होगा ही, देख लीजिएगा। ये हो गया आपका पिलर 1, ठीक है। इसके अलावा पिलर 2 की बात करें, जियोग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट, डिजास्टर, ये सब इसी का टॉपिक हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या देखना जरूरी है, तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ज्योग्राफी में खासकर आप देखिए मैप, क्योंकि अभी फिलहाल इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी गल्फ का जो रीजन है, गल्फ रीजन जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके मैपिंग की बात करूं, यूक्रेन वाला देख लीजिएगा एरिया, ठीक है, गल्फ रीजन के साथ साथ यूक्रेन, रेड सी, ठीक है, फिर कैस्पियन सी, ये सारा जो एरिया है आपका मिडिल जो एरिया है यूरोपियन नेशंस के आसपास का, वो आप देख लीजिएगा। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल ही रहा है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिल जाएगा, गल्फ ऑफ एडन देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब आप देखने जाइएगा तो गल्फ ऑफ ओमान वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा, रेड सी भी देखने को मिलेगा, ऊपर कैस्पियन सी देखेंगे। ये सारी चीजें आप वहां मैप के थ्रू देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ज्योग्राफी में आप अभी और चीजें जो है बेसिक्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मेन मैप देख के जाइएगा, ठीक है। एनवायरमेंट में कोई कन्वेंशन सीओपीज वगैरह हुए होंगे, ठीक है, उनको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। कोई ट्रीटी साइन हुई होगी, उसको देख लीजिए, ये इतना लास्ट टाइम पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है पिलर 4, सॉरी पिलर 3। पिलर 3 में आप देखिए साइंस, टेक, ठीक है, हेल्थ, और रिलेशंस, इंडिया और अदर कंट्रीज के रिलेशन भी इसमें आप देख सकते हैं, IR भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में आप देखिएगा, साइंस एंड टेक की बात हम करें तो बेसिकली आपको कोशिश करना है इसरो के प्रोजेक्ट्स को एक बार देख लीजिएगा। लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो 1-2 सालों के
अंदर अंदर हुए हैं या होने वाले हैं, जैसे आदित्य L1 है, ठीक है, आपका गगनयान है, तो इनके बारे में गगनयान से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि गगनयान जो इंडिया का पहला मिशन होने वाला है, ह्यूमन मिशन, उसकी तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, कौन उनमें से किसी ने, जैसे भी आपको पता है कि उनके जो हमारे गगनयान मिशन के लिए सेलेक्टेड जो लोग हैं उनमें से एक मेंबर अभी स्पेस में जाकर आए हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी में आप नैनोटेक को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, नैनोटेक के बारे में। हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ में उतना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर कोई आपको दिख रहा हो कि जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो कोरोना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था, पर फिलहाल अभी ऐसे कोई पैंडेमिक नहीं दिख रहा है हमें, तो पैंडेमिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। IR में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अभी थोड़े से बिगड़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बॉर्डर फेंसिंग के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग होने वाली है, ठीक। चिकन नेक क्या होता है वो समझ लीजिएगा, तो ये आपका पिलर 3 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। पिलर 4 की बात करें, पिलर 4 में आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में कोशिश करिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़िए, खासकर आफ्टर 1919 के बाद का, इनसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बाद गांधीयन एरा मेन स्टार्ट होता है, इस्टेब्लिश होता है। रॉलेट एक्ट हो गया, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप 1919 के बाद के कोई टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में आप एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट और खासकर एंशिएंट में बौद्ध एंड जैन, इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये जो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे नया मत पढ़िएगा, ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। कुछ एज आपको और मिल सकता है लास्ट टाइम पे, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो इसी के साथ यही मेरा एक एनालिसिस था जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम करने का कुछ ना कुछ तरीका बता पाया हूं। इसी के साथ आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करते रहिए और कल के एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जाम है, ठीक है। और एग्जाम का मतलब होता है कि आपकी अपनी अलर्टनेस कितनी है, बस वो चेक करना, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव अलर्टनेस है वो आपको वहां पे शो करनी है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए और एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है सबने ऑलमोस्ट वही चीजें पढ़ी है, सोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है सबके लिए, बस रेप्लिकेट करने के लिए आपको अपने आप को काम डाउन करना होगा, शांत रखना होगा। तो इसी के साथ आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। इसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे जब मैं आपके लिए आंसर की एनालिसिस करूंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम को एग्जाम की तरह लेते हुए अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।